Question R 421. Sir, question 421. Right. सभापति जी उत्तर पटेल Silence, please. Silence. Supplementaries. Sir, about 7 years ago in April, 76 CRPF Jawans were killed in a deadly attack by Maoists in Dantewada. On February 1, 2017, Maoists triggered a landmine explosion near Mungabhumi in the Koraput district of Odisha, killing 8 police personnel and injuring another 5. And after the IED blast in Sukma on 11 March 2017, the lone MPV available near the camp was rushed to evacuate the injured Jawans and the bodies of those killed. So the question therefore is, since 2010, there has been a constant shortage of MPVs, and in 2016, out of the 122 MPVs available with the CRPF in left-wing extremism-affected areas, half a dozen were moved to Kashmir. What is the plan that the Home Ministry has for providing adequate capacities for MPVs to make sure our CRPF personnel are protected and not conducting missions in an unprotected manner? सभापति जी, जितने भी एमपीवी व्हीकल की वहाँ ज़रूरत है, मैं उसके बारे में बता देना चाहूँगा कि अभी जो वहाँ पर हमारे मौजूद जितने व्हीकल है जो एलडब्ल्यू में कार्यरत है, 113 के आसपास सीआरपीएफ के पास में एमपीवी व्हीकल उपलब्ध है। टोटल 150 से अधिक एलडब्ल्यू क्षेत्र में वहाँ हमारे एमपीवी है, वहाँ कोई कमी नहीं है। कम से कम एक बटालियन के पास में 1 से अधिक एमपीवी उपलब्ध होने रखा गया है। और सदस्य महोदय जी ने जो पूछा है कि कश्मीर में कुछ वहाँ भेजे गए, तो कश्मीर में बहुत कम भेजे हैं। 10 के आसपास एमपीवी व्हीकल वहाँ पहुँचे हैं सीआरपीएफ के, उससे भी कम वहाँ दिए गए। और जैसी ज़रूरत गिरती है वैसे व्हीकल खरीदे जाते हैं, और इसीलिए मिनिस्ट्री से हमने उन्हें अधिक से अधिक खरीद करने के लिए उन्हें अनुमति दे रखी है। और जैसे ज़रूरत गिरती है फोर्सेस को, उसके अनुसार वो खरीद करते हैं। और एक खरीद करने के लिए सिर्फ हमारे देश में जबलपुर की ऑनेस्ट फैक्ट्री ही एक वो व्हीकल बनाती है, तो उसके माध्यम से जो व्हीकल मिलते हैं, कुछ वहाँ से कुछ व्हीकल आर्मी को भी जाते हैं, कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस को आते हैं, कुछ पुलिस विभाग भी खरीदते हैं। तो उनकी जो बनाने की जो क्षमता है, वो क्षमता से तीनों जगह पर सप्लाई होता है। Thank you. Second question. I'm just drawing your attention, sir. Sir, I'm drawing your attention to the fact that I asked a very specific question about capacity that has not been enhanced from 2010 to 2017, and that is why the CRPF personnel are conducting operations without MPVs. The minister has not answered the specific question on when will this capacity be increased. He just said he will increase it. But anyway, sir, I just draw his attention to the fact that he needs to answer that. There is another serious issue, sir, is about the MPV design. MPVs presently that are available can withstand, I am told, sir, a maximum of 42 kg explosive IEDs. And the Maoists and the left-wing extremists have now redesigned their IEDs to overcome that. So what is the status of the government, of the Home Ministry, vis-a-vis improving and creating a new variant of the MPV that will protect better the CRPF personnel in these operations against these new IEDs? Thank you. महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है, ये बात सही है कि ऐसा कोई अभी दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं है कि आईडी कितने डीप में अगर वहाँ रखा हुआ है, तो इसका पता लगाने के लिए बहुत कम अभी तक रिसर्च हुआ है। उसके बावजूद भी ये आईडी बहुत डीप में रखने के बाद में ये ऐसे एमपीवी का भी बहुत बार लॉस हुआ है। वो कहीं 100-150 फुट तक ऊपर फेंके गए हैं, इसलिए वो बड़ी क्षमता में रखते हैं, इसलिए ये बहुत सक्सेसफुल है ऐसा भी हम नहीं मानते, लेकिन ये चीज़ हम अपने यूज में रखते हैं। इसके बावजूद भी एक नया अभी उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडर्नाइज
माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल MMPV का भी हमने ऑर्डर बुक किया है और जिसका QR भी बना के दिया हुआ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, उसकी भी खरीद के लिए अभी थोड़ा सा चेंज करके उसकी मांग की गई थी और उस पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम कर रही है। ये इसके व्यतिरिक्त मैं माननीय सदस्य महोदय से कहूँगा कि पिछले कई वर्षों से जो चल रहा है इसमें जो अटैक में हमारे सुरक्षा बलों की जो जाने जाती रही है, शहीद होते रहे, उसकी संख्या में काफ़ी कमी आ रही है और इसमें हम विविधता अलग अलग व्हीकल इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है, जिसमें कि हमने अभी ड्रोन का भी यूज हो रहा है, हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं और भी यहाँ पर 2010 से मैं बताना चाहूँगा कि 2010 में यहीं पे इस LW एरिया में करीब 285 हमारे सुरक्षा बलों की जानें गई थी, शहीद हुए थे और ये धीरे धीरे कम होते होते आज की हालत में 2011 में 142 पे, 2012 में 114 हुए, 2013 में 115 और अभी 2014 में 88 हमारे जवान शहीद हुए, 2015 में 59 और 2016 में 65, 2017 में अभी तक 32। ये बहुत संख्या कम होती आ रही है। हमारी फोर्सेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है नए इक्विपमेंट लेकर। सिर्फ MPW के भरोसे ही, हम AP के भरोसे ही काम नहीं कर रहे, और भी नए अच्छे इक्विपमेंट लेकर हम इसकी क्षमता भी बढ़ा रहे फोर्सेस की और LW के वहाँ पे माओवादियों से मुकाबला कर रहे हैं। श्रीमती अंबिका सोनी। I must say that the minister has given us the figures of the number of soldiers being sacrificed unnecessarily because the vehicles, anti-mine vehicles, are not available. The approved capacity of the Defence Ministry, sir, for CRPF is 668 vehicles. They have only 126. And in the last 3 years, according to the answer of the written answer, they've ordered only 40 more. If this is the speed of filling up the inadequacies of these anti-mine vehicles, then I would like to know, does he want to continue sacrificing brave Indian Jawans because vehicles are not being ordered? What is the reason for just 71 vehicles being ordered in the last 3 years? Thank Why you. not more when Thank the you. need is for more? Thank you. सभापति जी, जो भी यहाँ पर हमने स्वीकृति दे के रखी है वो लंबी अवधि के लिए स्वीकृति दी गई है, लेकिन ये तुरंत ही हमने उसको परचेस करना चाहिए या तुरंत ये सारे व्हीकल उपलब्ध होंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में ये व्हीकल साल में 100 के आसपास बनते हैं और भी कहीं देश में कहीं बनता नहीं है, इसलिए जितने भी बनते हैं कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन्हें कुछ आर्मी को भी जाते हैं, कुछ हमारे फोर्सेस के लिए मिलते हैं, इसलिए ये खरीद कमी नहीं की गई है। अभी हमने जो ऑर्डर बुक किया था 40 और 20 और 12 अलग अलग फोर्सेस के लिए, इसमें से अभी हाल ही में 20 का सप्लाई हो रहा है CRPF के लिए और बाद में और उन्होंने 20 का बुकिंग किया है। ऐसे ज़रूरत के अनुसार बुकिंग होता है और एक ही जगह उत्पादन होने से इसमें बहुत स्पीड में हमें उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। ये कमी नहीं है। मैं बताता हूँ कि जितने भी हमारे बटालियन हैं वहाँ काम कर रहे हैं, उस सभी बटालियन के पास से कम एक से कम कहीं पर भी ऐसा नहीं कि वहाँ पे MPV नहीं है। हर बटालियन के पास में 1 से 2 वहाँ MPV उपलब्ध कराए गए हैं और जो भी हमने स्वीकृति दे रखी है वो फ्यूचर के लिए दे रखी है। लेकिन इसमें मैं एक सुधार करना चाहूँगा कि इसका हम बार इसका ये भी किया जाता है कि रिव्यू जब लिया जाता है, एक बात सामने आई है कि अभी हाल ही में हमें BSF ने ये बताया कि उनके लिए हमने 200 की स्वीकृति दी थी, लेकिन उन्होंने कहा है, BSF ने बताया कि हमको 200 की ज़रूरत नहीं गिरेगी, ओनली 75 की उन्हें ज़रूरत है। तो इसे रिवाइज भी हो रहा है। जैसे CRPF के लिए हमने 600 के ऊपर में हमने स्वीकृति दी थी, इसमें भी रिवाइज होने के चांसेस हैं और नया जो अभी MMPV की जो बात आ रही है उसकी भी बुकिंग करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए सब मॉडरेशन के माध्यम से नए इक्विपमेंट खरीदना और सुधारित खरीदना, ये ज़रूरत के अनुसार हम खरीदते हैं। थैंक यू। श्री हरिवंश। से माननीय मंत्री जी को पहले याद दिलाना चाहूंगा कि लगभग 2 महीने पहले मीडिया में यह खबर आई कि जम्मू से प्रशिक्षण लेकर नक्सल एरिया झारखंड में
जाते हुए लगभग 50 से अधिक पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान बिना सूचना के मुगलसराय रेलवे स्टेशन से चले गए। बताया गया कि सर्विस कंडीशन के प्रतिकूल होने और प्रायः नक्सली इलाकों में जहां रोड माइंस ब्लास्ट होते हैं, माइंस प्रोटेक्टर वीपन्स के साथ अन्य क्रिटिकल हथियारों की कमी के कारण ऐसा हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों में ऐसे इलाकों में क्या और क्रिटिकल हथियारों की आपूर्ति के लिए आपने कदम उठाए हैं, और मुगलसराय से जो जवान चले गए थे उसके पीछे क्या कारण थे? सभापति जी, ये जो माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है कि मुगलसराय से कुछ जवान वहाँ से चले गए थे, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल जानकारी यहाँ नहीं दे पाऊँगा। जैसे ही जानकारी मिलेगी मैं उन्हें भिजवा देंगे। लेकिन इनके पास में अधिक LW क्षेत्र में स्फोटक पदार्थों का यूज होता है। ये और भी माओवादी अपने अपने तरीके से उसका यूज़ करने के लिए आगे आते हैं। उसी तरीके से हमारे फोर्सेस भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। नए हमारे मॉडर्नाइज इक्विपमेंट परचेस करते हैं और उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश होती है। फिर मैं बताऊंगा कि पिछले कई वर्षों से जो चल रहा है माओवादियों का हमारे देश में LW क्षेत्र में काम, वो कम होते जा रहा है। हमारे फोर्सेस ने काफ़ी उसमें नियंत्रण पाया हुआ है। Shri Bandapade. But since there is a shortage, why doesn't the government import the vehicles for the time being and meet the shortage so that our Jawans do not lose their life because of unprotected vehicles? Thank you. महोदय, अभी तक हमने ग्लोबल टेंडर के बारे में सोचा नहीं है, क्यों तो मेक इन इंडिया के तर्ज पर अभी हाल ही में जबलपुर फैक्ट्री से हमें एक लेटर भी मिल चुका है कि उन्होंने उनकी क्षमता बढ़ाई है। अभी 300 व्हीकल हर वर्ष वो बनाएंगे और वो आपूर्ति करने में सक्षम रहेंगे। उसमें भी MMPV के व्हीकल भी वो बनाने के लिए उन्होंने स्वीकार किया है, जो नए हैं, मॉडर्नाइज है। इस तरीके से हमें ज़रूरत नहीं कि हम ग्लोबल टेंडर करें उसमें। Thank you. Question 422. Yes, please. Madam, in your reply, you have stated that there is no provision for providing financial assistance by the central government to the center. On what basis ministry have decided not to extend financial assistance to set up second PM center at Vijayawada? Out of 23 crores, 10 crores our state government CM has agreed to give, only 13 crores you are asking from central government. I think this has been fairly explained to the state government, sir, that the technical assistance in establishing the center in Andhra Pradesh, whichever be the location finally, I understand now Vijayawada has been identified as the location where the center will be set up, and the technical facility and assistance would be extended by the center. There was no provision even earlier to establish IIPMs. IIPMs exist in Karnataka, in Bangalore, and also in Assam, in Jorhat. But this center which is coming up, obviously going by the pattern in which IIPMs have been set up earlier, did not have a provision from the center to give financial assistance. We would definitely support with technical assistance. Thank you. Second question. Andhra Pradesh is one of the states which excels in the field of agriculture, including plantation crops. Whether the government will come forward to extend the financial assistance, considering the potential and vastness of cultivable areas in Andhra Pradesh. No doubt, I do agree with the Honorable MP that there is immense potential in Andhra Pradesh for plantation crop. For instance, in the Araku region, the attempt to grow coffee has been extremely well received, and they are now marketing abroad. The brand of Araku coffee has also received a lot of market valuation. There is a lot of potential, no doubt, and that is why the center has agreed to establish the center for IIPM in Andhra Pradesh. However, as regards finance, I think we've had quite a few deliberations with the state government, and based on that, the Chief Minister had agreed, which is on record, and the Honourable Member is fairly seized of the matter, that about 10 crores would be given by the state government itself. So the discussion has moved forward in that the state government has agreed to come forward with some kind of a amount which is already probably put into an account, which will be capitalized the moment the construction or the other activities will start off. Whether the center has to give additional money is a different discussion, but as of now, there has nothing been
talked about on that ground. Shri Rapolo. Respected Chairman, plantation management is the high-profile assignment of the agro-scientists. And keeping the necessity in view, the multiple commodity boards like coffee board, tea board, rubber board, spice board, and several plantation associations came together and established the Indian Institute of Plantation Management. In its expansion, it has also spread to Assam. And still it is yet to have the correlation with any agricultural university since it is being managed by the Faculty Finance Support Program by the commodity boards. So whether the Union Commerce Ministry evolving a strategy to expand the centers of Indian Institute of Plantation Management, keeping in view the necessity of expansion of the plantations of specific spices and to provide any extra finances so that the specialized categories of the plantations can be encouraged throughout the country. Okay, Thank you, sir. Thank you. So at the moment, as I said, there are only 2 centers, one in Bangalore and one in Jorhat. The third center is what has been planned for Vijayawada in Andhra Pradesh. So beyond this, there is no plan for establishing any more. But as the members said very clearly that, the plantation, the spices board and other things are all supporting. There are only agricultural universities which are talking about this. There is definitely a need to appraise ourselves as to how this course can be made far more vibrant and relevant in the context of the various plantations which are now reaching their maximum potential, for which the ministry has actually formed a committee and which has been officially formed as of March this year, with a timeline given that within 4 months, they give us a report on how the curriculum can be made relevant and far more pertinent for plantation management. Shri Venkatesh. Chairman, sir, Andhra Pradesh is a newly formed state. Government of India is supporting but required further support. There are any requests from the plantation sector as well as the commodity boards like coffee board, tea board, rubber board, spices board, expressing their willingness to offer sponsorship to the proposed IIPM. The details thereof and the infrastructural incentives proposed to provide to such sponsoring boards, the details thereof. Chairman, sir, at the moment, the plantation boards are definitely involved in giving a support mechanism to the IIPM, which exists both in Bangalore and in Jorhat, and will certainly be extending the technical support for the Vijayawada Center. But other than that, if the member is referring to any industry support, we have not obtained anything as yet. But as regards funding from the center, I think I've already answered it in the first part of the question itself. Thank you. Question 423. Question? Yeah, all right. Let the answer be given. The table of the House. Thank you. Supplementary, please. सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। सर, उत्तराखंड में 13 जनपद हैं और 13 जनपदों में 9 पर्वतीय क्षेत्र में हैं और 4 जनपद मैदानी क्षेत्र में हैं, जहां रेलगाड़ियों की सुविधा नहीं है, कोई हवाई जहाज़ की सुविधा नहीं है और पर्वतीय जिलों से मैदानी जिलों में पहुंचने के लिए 300 से 500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मानकों को शिथिल करते हुए गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में 2 नए ESI अस्पताल खोलने पर सरकार विचार करेगी। Sir, the question is related to the newly formed states. And regarding the honorable member, which he has asked, the norms laid down for establishment of hospital or dispensaries, these are different norms are eligible to cover these areas. So now ESIC, we are expanding program is there. Now the total country
681 districts are there, including hill areas. And out of them, my government came, 393 districts, partially it was covered. Now, we are covering totally 393 districts are 100% covered, and remaining 288 districts, 85 districts, headquarters we are covered, and rest of the 203 districts, survey is going on, and I am hopeful that in this expansion program, ESIC and this government is, our major concentration is on social security, particularly the quality of services for the concern of our IPs. So then your proposal also, if it comes through from the state government, then I'll definitely examine. Thank you. Second question. सर, मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न जानना चाहता हूं कि देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर जो नए प्रस्तावित अस्पताल हैं, उनमें कब तक धन उपलब्ध हो जाएगा? काशीपुर जो है उत्तराखंड का, अभी हमने जो है आपको रुद्रपुर और देहरादून, हरिद्वार, ये तीन जो है 100 बेड हॉस्पिटल जो है हम शुरू कर रहे हैं। और आप जो काशीपुर के बारे में पूछा है, वो भी एक 100 बेड हॉस्पिटल प्रपोजल में आया हुआ है, उसको भी हम सैंक्शन करेंगे और तुरंत उसका काम जो है हम शुरुआत करेंगे। श्रीमती रजनी पाटिल। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूँगी कि नवसृजित राज्य बहुतांश जैसे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 साल में बनाए गए थे और आज 2017 है। उन्होंने जो सूची दी है उसके अनुसार 17 सालों में बहुत सारे एरिया में जहाँ पे वो हॉस्पिटल मान्यता हुई है उसको पैसा नहीं दिया गया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगी कि क्या इन राज्यों में अत्याधुनिक ESI हॉस्पिटल दिए जाएंगे जिसके माध्यम से ये विभाग जहाँ पे पिछड़ी जनजाति, आदिवासी और पहाड़ी लोग ज़्यादा है, उनके लिए अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया जाएगा? Madam, already I have told you that our expansion program is there, particularly in the northeast also, even in the hilly areas, wherever our IPs are there, and I am happy to inform this August House that even in the period of demonetization, we have taken up a new campaign, that is scheme for promote registration of employers and employees. That means it is called SPREE, in which we started 20th December 2016. Now, so far, 40,000 new establishments we have covered, and 70 lakh new IPs we have enrolled. And as far as new proposals are concerned, all will be, now whatever the sanctioned units are there, it are going to be completed by 2018 December, and remaining whatever the proposals are there, we will examine. Thank you. Dr. Balmachu. मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि नए ESI खोलने के लिए उन्होंने कहा है कि वेन एवर द इंश्योर्ड पर्सन्स आर मोर देन द प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स, उसके बाद ही वो नए अस्पताल वहाँ पर ESI खोले जाएंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूँ कि आखिर प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स है जो कहते हैं, वो प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स है क्या जो नया ESI खोलने के लिए? सर, प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स जो है हमने किया है, पहले जहाँ भी जो डिस्पेंसरी होती है, वो डिस्पेंसरी जो है 3000 IB फैमिली यूनिट्स जहाँ रहते हैं, वहाँ पर जो है हम 2 डॉक्टर डिस्पेंसरी जो है हम शुरुआत करेंगे, और 5000 IP फैमिली रहता है, वहाँ पर हम 3 डॉक्टर डिस्पेंसरी खोलेंगे, और 10,000 IP फैमिली रहेंगे तो हम 5 डॉक्टर डिस्पेंसरी खोलेंगे। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने अभी जो नया जो है असंगठित मजदूर को भी, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को
देश में करीब करीब 4 करोड़ 30 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर है। अब उनको भी हम लोगों ने इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर में लाया, उनका भी जो ये नया रजिस्ट्रेशन में आया है। अब ये एक्सपेंशन प्रोग्राम में जैसा नंबर बढ़ता है वैसा ये 6 बेडेड हमारा जो है डिस्पेंसरी पहली है, इसको 6 बेडेड हॉस्पिटल कन्वर्ट करने का, 6 bedded hospital itself, all primary treatments, including little bit operations also, can be availed in that 6 bedded hospital. And remaining other norms, which I am mentioning to you, 50,000 IPs are there. 50,000 IPs are there, sir. Then we were 100 bed hospitals we are constructing. And 1 lakh IPs are there, 150 bed hospital we are constructing. And 1,50,000 is there, we are going to 200 bed hospital. Like that, our norms are up to 5 lakh IPs, it will go to 600 bed hospital. But population should be taken as a radius of 25 kilometers, and that there should not be any other ESI hospital within the radius of 50 kilometers. This is also, norm is there, but the catchment hospitals distance also we are try to examine. Shri Punia, no. धन्यवाद सभापति जी। No. जो प्रश्न नए राज्य हैं उनमें नए अस्पताल ईएसआई हॉस्पिटल खोलने के बारे में है, और पूरे विस्तार से, बहुत विस्तार से तो नहीं, इसकी सूचना भी दी है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अस्पताल नए खुलने चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो मेडिकल ऑफिसर सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो भी पूरी होनी चाहिए। मेरे पास डिटेल्स हैं जिसके बारे में विस्तार से मैं नहीं जाना चाहता। लोकसभा अनस्टार्ड क्वेश्चन 2979 जो 20 मार्च 2017 को लोकसभा में जवाब दिया गया, जिसमें जीडीएमओ के 582 पद खाली हैं, स्पेशलिस्ट के 386 पद खाली हैं, नर्सिंग और पैरामेडिकल के 4,560 पद खाली हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, नए अस्पताल खोलने के साथ साथ जो डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ की कमी है उसको किस तरह से पूरा करेंगे? Honorable MP has rightly pointed out that we have taken the steps for augmenting these medical manpower. One is, as far as regarding the 40% of the sanctioned post under GDMO subcategory in ESIC, all hospitals, we have filled senior resident by medical superintendent at local level, number one. And number two, in addition, 10 senior resident posts as for 100 bedded have also been sanctioned, and above sanctioned post of GD, our MOS. And they are also filled by locally our MS, medical superintendents. And I am happy to inform, sir, regarding our paramedical and nursing, medical superintendents of the hospitals were also authorized to engage under certain situations, even if necessary. Retired persons also can be taken into short-term basis. And other important thing is the recruitment of 450 GDMOs and 304 specialists is we have completed. And regarding the special drive, as I have already intimated to you, that the doctors, nursing and paramedical are joining, and we are in progress of this. Totally, we want to that the quality of services depend on the manpower also. Thank you. Question 424. Honorable Chairman. Sir, answer has been laid on the table of the House. My supplementary is, according to the ministry, the total estimated requirement is of about 14,000 crores for the faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles. That is the FAME scheme. And whereas the budget allocation for 2017-18 is only 175 crores.
there was a lack of demand for electric and hybrid vehicles in the absence of attractive incentives. So my question to the government is, planning to achieve an ambitious target of nearly 6 to 7 million hybrid and electric vehicles under this FAME scheme, it has been, why the reduction in the budget? Why there is a very small allocation? For the kind information of the Honorable Minister, I would also like to say that even in less polluted countries in Europe, the respective governments there provide huge amount of grant for the production of electric vehicles. So we could also follow such steps in our country and to realize the real objective of the scheme. I would like to know from the Minister. Madam, sir, with your kind permission, I think quite a few relevant questions have been asked by my distinguished colleague. I would like to state that the Government of India approved a national mission on electric mobility in 2011. And under that, the National Electric Mobility Mission Plan 2020 was unveiled. So it was under the, the Government of India National Mission of Electric Mobility. I'm pleased to tell you that, see, this is all part of creating a better environment for us, less pollution and all of that. So it is all part of the green initiative of the government, for which a cumulative fuel saving of about 9,500 million litres, a value of about 60,000 crore was targeted. Now, there are incentives that are given in the demand initiative. 10% initiatives are given on the demand chain. Now, that is over and above the electric vehicle support that the state governments might be providing to their sectors in their own states. Now, what is very important to understand that, ironically, our department is named HIP, Heavy Industries and Public Enterprise, which is HYPE. So we are trying to create the necessary HYPE, HYPE, for electric vehicles in the country. And it is going to take a little bit of time. As you know, that the FAME scheme of the government was implemented on the 1st of April 2015. It was for 2 years. It was extended for another 6 months. And a committee was supposed to propose a couple of measures in terms of how to give more impetus to this entire mission of green evolution, as I said. Now that committee has been, the time period of the committee has been extended to another 6 months, and a lot of important proposals are coming in, and the government is seriously looking at maybe 5 to 7 million by 2020 could be a very challenging target, but there is no harm in keeping a high goal and then try to create the hype to reach that. Thank you. Second question. Second supplementary is, as rightly said by by our Honorable Minister, in April 2015, to promote eco-friendly vehicles, the government has launched the FAME India scheme, offering incentives on electric and hybrid vehicles of up to rupees 29,000 for bikes and rupees 1.38 lakhs for cars. And the government also aims to manufacture over 50 lakh electric vehicles. So my question is, how much amount has been granted as incentives for bikes and cars so far since the launch of the said scheme, and the total number of electric vehicles produced so far in the country? The actual figures. Thank you, Chairman, sir. Madam, the actual number of electric vehicles that have been manufactured or are in plying the country at this point of time, I'm told, is about 1.23 lakhs, which obviously is not as high as we thought it should be. Now, it is a very challenging, what should I say, a segment which will really need a lot of participation from all segments of the automobile industry. I'll give you the money thing, but before that, I'll tell you that the comparison of estimated demand in any MMP and the actual adoption of electric hybrid vehicles shows significant gap due to limited number of XEV models available in the market and poor battery performance. Now, battery performance is a very important thing. 2W BEV. If you want the specifications of that, I'll be happy to give it to you. So this is a new endeavor in the country, and the government is doing everything to promote that. However,
I must tell you that the demand incentive claimed in terms of four-wheeler electric, the specific that you wanted, is the unit sold is 1,240. The demand incentive claim is 15.40 crore. The two-wheeler electric is 35,173, which you would agree is a very good figure. And 26.13 crore incentive has been demanded, claimed till today. The four-wheeler mild hybrid, 79,526 units have been sold, and 102.25 crore has been claimed. In terms of four-wheeler strong hybrid, 1,949 vehicles have been sold, and 12.44 crore demand has been claimed. So total of 1,17,888. I actually give you a little bit of a upgraded figure of 1.23 lakhs, but it's 1.17 as I have it here, and 156.22 crore has been till the demand incentive has been claimed by people. So it is going at a satisfactory, I wouldn't say satisfactory, but as I said, we are continuously trying to give more and more impetus so that this green evolution drive by the government reaches its pinnacle, if not the pinnacle, at least close to the mark by 2020. श्री संचेती। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार ने जो जन कल्याण, गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं शुरू की है, क्या उसी के अंतर्गत आज भी जो हाथ से या पाँव से जो रिक्शा खींचते हैं, ऐसे लोगों को ई रिक्शा देने के लिए या जो इलेक्ट्रिक रिक्शा बोलिए या इसी प्रकार का कोई भी रिक्शा देने के लिए अगर कोई योजना है और उसमें क्या कोई सब्सिडी देगी भारत सरकार in exchange of those rickshaws? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपने इसे उठाया है और आपको मैं इसके संदर्भ में MORTH के लिए हमने ऑलरेडी इसके लिए हमने बातचीत की है और ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे देश के लिए। और मैं आपको बताऊं कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अपने जगह पे कई जगहों पे आप देखेंगे, इवन मैं कहूँगा कि वेस्ट बंगाल में भी कई जगह पे ई रिक्शेज दिए गए हैं, गुजरात में तो ऑलरेडी है, महाराष्ट्र में है, सारे देश में अलग अलग सरकारें जो है वो मिल के इस बारे में काम कर रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि हमारा जो स्कीम है उसमें फोर व्हीलर इलेक्ट्रिक, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक, फोर व्हीलर माइल्ड हाइब्रिड, फोर व्हीलर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ये इंक्लूड किया हुआ है। ई रिक्शाज अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया है, बट ये आपका बहुत ही अच्छा एक सुझाव है। इसको इसके अंदर फेम में या इसके कैसे इंक्लूड किया जाए इसके बारे में सरकार जो है बिल्कुल विचार विमर्श करेगी। थैंक यू। श्री सुखेंदु शेखर रॉय। The Honorable Minister has replied that the benefits available to mild hybrid technology under the FME scheme stands excluded with effect from 1st April 2017. My question is, what could be the reasons for exclusion of such benefits? दादा बंगाल से हैं और आपको मालूम है कि वहाँ पे भी एग्ज़ाम में सजेशंस बहुत चलते हैं, तो हमारे लर्नेड कोलीग्स ऑफिशियल्स जो हमारे डिपार्टमेंट में हैं उन्होंने हर चीज़ के बारे में मुझे आंसर्स जो है बहुत ही डिटेल में दिया है। आपको मैं बता दूं ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें जो आपको फेम के बारे में जो मैंने बताया कि 2 साल की कमेटी बनाई गई थी 1 अप्रैल 2015 से, जिसे 6 महीना बढ़ाया गया है, उनका जो रिपोर्ट आया है, उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, CO2 एमिशन में सिर्फ 6% की जो है कमी आई है। इट इज़ नॉट अ सब्सटैंशियल थिंग। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करने के लिए उसके एक्सेलरेशन बाकी सारी चीज़ों में इट इज़ नॉट कंपैरेबल टू अ पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स, यू विल अग्री टू दैट। लेकिन अगर इतना कुछ करने के बाद भी कार्बन एमिशन में सिर्फ 6% की बचत होती है तो ऑब्वियसली इट डज नॉट सर्व द पर्पस इन दैट मैनर एज इट शुड। तो इसीलिए दैट इज़ द रीज़न रिकमेंडेड बाय द कमिटी, प्रोपोज्ड बाय देम, उसी वजह से इसको जो है उससे एक्सक्लूड किया गया है। श्री वर्मा। थैंक यू सर। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक बड़ा इशू बन चुका है। सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। दिल्ली में जैसे कहा जा रहा 70 लाख गाड़ी है और ज़्यादातर लोगों को यहाँ गाड़ी की जरूरत पड़ती है ऑफिस जाना और ऑफिस आना में भी 40-50 किलोमीटर अ डे। तो बहुत बड़ी तादाद में सारे मेट्रोपोलिस में ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनका बहुत कम इस्तेमाल होता है, थोड़ा इस्तेमाल होता है। तो क्या ऐसे कम्यूटर्स के लिए कोई प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे कि भाई उनके लिए मैंडेट कर दिया जाए कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही खरीदें या गवर्नमेंट उनकी कोई मदद करे? तो ऐसा कोई पॉलिसी लाने जा रहे हैं क्या?
सर ये बहुत अच्छी सुझाव हैं, लेकिन अभी आपको मैं रेटरिक में इसका जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी कई बार कोशिश की कि मैं साइकिल में पार्लियामेंट आऊँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसके बाद आता है, लेकिन साइकिल में मैं बाइक में कभी कभी आया हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे डांट पड़ी है। तो साइकिल में पार्लियामेंट आने के लिए भी कई बार प्रॉब्लम्स इसमें, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम पब्लिसिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ई व्हीकल्स एक बहुत ही अच्छी यू नो इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, और उसी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ग्रीन रिवोल्यूशन, या आप देख रहे हैं जैसे नेशनल जो NMEM जो सरकार की हैं, उसके तहत नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 है। उसके बाद भी उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए फेम एक अलग चीज़ बनाई गई है, उसमें एक अलग कमेटी है। तो इन कोऑर्डिनेशन सब लोगों की काम इसमें चल रही है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप चलाना चाहते हैं, अगर आप रास्ते में देखेंगे, वो बहुत छोटी किस्म की व्हीकल होती है। इट इज़ नॉट अ बिग हैवी, जैसे हम बुलेट चलाते हैं वैसा नहीं है। तो उसके लिए अलग डेडिकेटेड लेन्स होना चाहिए, जैसे हम जापान में देखते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में देखते हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड, it has to be a concerted effort. Not only money alone cannot be the solution to this problem. तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी दिशा में चले. I hope that with everyone's support we'll be able to achieve the target, at least get close to it. Question 425. Questioner absent, let the answer be given. Thank you. Shri Vijay Sai Reddy. Integrated criminal justice system includes e-courts, e-prisons, forensics and prosecution, sir. This project is aligned with the vision of smart policing and digital India. By digitalizing the data relating to FIR registration, investigation, charge sheets in all the police stations, sir. Sir, according to the Bureau of Police Research and Development, 188 police stations do not have vehicles, 402 police stations across the country do not have any telephone facility, about 134 police stations do not have any wireless sets, and 65 police stations have neither telephone nor wireless sets. This is the scenario in the country, sir. I would like to know from the Honorable Minister, the question, sir, whether the government is taking any measures to address the lack of basic communication infrastructure in police stations across the country. If yes, the details thereof, sir. Thank you very much. Thank you. Sir, the honourable member has made a passing reference to the problems with the police stations in India. That is part of the total police modernization process. But the main question about the integrated criminal justice system, which we have conceived in 2015. This is in addition to the old program which is going on, the CCTNS, which all the honorable members are aware of. We want to create a system in India where information or data about a criminal or crime is shared amongst all the police stations. Now the integrated criminal justice system is arising out of that, where we realize that it is not only the police station, but all the 6 pillars. Honorable member mentioned about the 3. There are total 6 pillars which needs to be integrated into the entire system, which I would like to mention here. The 6 pillars which we are looking forward are the police, the courts, the fingerprints, and the agencies which we are working along with, that comes under the police in total definition, must have the ready-made information about any of the criminal. So thereby, every police station must be connected with each other. At the same time, all the pillars which the honorable member mentioned. Suppose in a court, if you want to know about a particular criminal, then with one click, the entire data will be available. So the MHA is implementing the CCTNS. At the same time, the state police, all our target is the entire country, but right now it is being implemented on a pilot basis in 3 southern states, in the state of Telangana, Andhra Pradesh, and Karnataka. Mainly, the success story so far I would like to mention, honorable member, comes from Andhra Pradesh. There are 38
courts already been integrated into the pilot process, and 33 courts in Telangana and 1 court in Karnataka. Subsequently, we will include the entire state into the whole process. Shri Rapolo. Respected Chairman, I appreciate for the initiative of implementation of integrated criminal justice system and as a pilot taking Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka on the priority. But here I would like to be specific on the forensic laboratories. In India, the forensic laboratory capacity is just stunted and static. And the necessity of the forensic, not only for the blood samples, crime scene verification, DNA casework and toxicology, but also there is expanding necessity of the digital evidence. And we are far behind in having the digital evidence evaluation through the forensic laboratories. At the time, we are on dependence of the private players and even expanded hospitals. I would like to know from the Minister whether they are contemplating to infuse the required scientific temperament and technology and manpower into the forensic laboratories so that they can expand throughout the country. Then only we can address to the criminal justice system. Thank you, sir. Thank you. I agree, Honorable Chairman, sir, that to have a robust criminal justice system, we will have to have adequate numbers of forensic laboratories across the country. MHA is implementing some of the projects, and we are helping establishing of forensic laboratories in various parts of the country. And the important part is that while we are talking about, these 6 pillars to be integrated into the whole system of the integrated criminal justice system, the forensic laboratories are one area where the state governments also need to give emphasis upon. Otherwise, the only resources which we have, very limited resources being funded by the central government through MHA, will not suffice the entire need. So I would like to call upon the state government also to come forward and to ensure that there are adequate numbers of forensic laboratories across the country. Shri Tulsi. So my submission to you is that the government, it is the first responsibility of any government to ensure that lives and property of people are protected, and for that criminal justice system must render verdicts within a reasonable time. It's a welcome step that this integrated criminal justice system has been initiated. But what do we make of the sincerity with which this is going to be implemented against the mission mode project estimated the budget of 1670 crore, 1,670 crore. Against that, all that has been released is 11 crore. Where is the sincerity in implementation of this program? Chairman, sir, the honourable member is not very correct in stating the facts. I've earlier mentioned that the ICJS has come out from the CCTNS, this extension of the CCTNS idea. The total approved cost was 2,000 crore, and so far we have released 1,548 crore. 77.4% has been already released to all the states. And barring Bihar and Rajasthan, all the states have already implemented properly. I must appreciate. And Bihar and Rajasthan also, they have come on board. Recently, Rajasthan has started entering online FIR into CCTNS and the software in more than 50% of its total police stations. And Bihar also has started using the web portal, which was shared by MHA while entering the FIR. So in that way, all the states and union territories of India have come in. That's all right. That is, you are talking about one component. That's right. That is related to one component. Yeah. There are large numbers of components. The honourable members are referring to one of them. Thank you. Question 426. Question 426. Question, please. सभापति महोदय, देश में जन्मभूमि की बहुत चर्चा होती है। मैं ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल बिहार के सीतामढ़ी स्थित 4 किलोमीटर दूर
पुनौरा धाम जहां सीता जी का जन्म हुआ था, उस संबंध में मेरा प्रश्न है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व होते हुए भी आज रामायण कालीन सीता की जन्मभूमि हाशिए पर है, क्योंकि आज गौरवशाली नालंदा के प्राचीन भग्नावशेष नवजीवन से अनुप्रमाणित हो रहे हैं। वैशाली में प्रजातंत्र की विस्मयी समाधि का जीर्णोद्धार हो रहा है। सारनाथ, सांची और बोधगया जैसे ऐतिहासिक स्थान अपने प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। पूछिए सर, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। क्या कृषि सभ्यता का विशाल ऐतिहासिक छिपाए हुए और ऐतिहासिक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रामायण काल की सीता की जन्मभूमि को अनुप्रमाणित व जीर्णोद्धार किया जाने की सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है? माननीय सांसद ने हमारी आस्थाओं के प्रतीक माता सीता के जन्मस्थली सीतामढ़ी के बारे में जो विषय उठाया है, उसके विषय में भारत सरकार ने हमारी स्वदेश दर्शन योजना के तहत विभिन्न परिपथ जारी किए हैं, जिसमें रामायण परिपथ, कृष्णा परिपथ और बुद्ध परिपथ जारी किए हैं। रामायण परिपथ में सीतामढ़ी का इंक्लूजन किया गया है और रामायण परिपथ के माध्यम से सीतामढ़ी के विकास के लिए, वहां के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भारत सरकार ने पहले एक बृहद योजना बना दी है। उसमें अगर कोई सुझाव माननीय सांसद का होगा तो मैं उसको भी उसमें इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। दूसरा प्रश्न ये जानना चाहता हूं कि वहां रामायण सर्किट का काम चल रहा है, वो भी अभी शिथिल है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि वहां कोई चर्च नहीं है, वहां कोई मस्जिद नहीं है, कोई विवादास्पद नहीं भूमि है वो, इसलिए वहां उस मंदिर का जीर्णोद्धार क्या सरकार करने का विचार कर रही है कि नहीं? किसी भी विवाद की स्थिति वहां पर नहीं है, ये बात सच है। और मैंने जैसा कि बताया कि सीतामढ़ी को उस रामायण परिपथ में काम जारी हो चुका है। शिथिलता की जो बात कही है, क्योंकि ये विषय पर्यटन का और धार्मिक टूरिज्म का स्टेट का सब्जेक्ट है, तो हमारे यहाँ से सभी विषय पहले राज्य सरकार को जाते हैं और राज्य सरकार से उन पर एक डीपीआर प्राप्त होने के बाद कार्य की शुरुआत होती है। उसी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा है, लेकिन मैं माननीय सांसद को विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्य में और तेजी लाई जाएगी। श्री दिग्विजय सिंह। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वो उनका लिखित उत्तर का ठीक विपरीत है। माननीय सभापति महोदय, मेरे आराध्य राम की पत्नी माता सीता के बारे में जिस प्रकार का उत्तर में उल्लेख किया गया है, मैं उसके उत्तर की निंदा करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि एक तरफ जहां भगवान राम के बारे में राम सेतु और राम मंदिर के नाम लेकर आप यहां तक पहुंचे, मां सीता के बारे में आप कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है, प्रमाण नहीं है। मैं आपसे सवाल क्या है? चाहता हूं कि जब आपके पास प्रमाण नहीं है तो आपने इतना बड़ा आंदोलन चलाया, उस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या भगवान राम का स्वयंवर दशरथ की पुत्री मां सीता के साथ हुआ था, क्या उसका भी प्रमाण आपके पास है क्या? थैंक यू। सर जाइए, आप मंत्री जी से जवाब सुनो। नहीं, प्रभा झा जी, मंत्री जी से आप जवाब सुन लीजिए। प्लीज 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 मैं माननीय प्लीज आप प्लीज लिसन टू द आंसर। मैं माननीय सांसद ने जो विषय उठाया है, शायद उन्होंने। भाई बैठ जाइए। नहीं आप बैठ जाइए, जवाब सुन लीजिए। नहीं दिग्विजय सिंह जी, नहीं प्लीज लिसन टू द आंसर। नहीं, आप बैठ जाइए। प्लीज लिसन टू द आंसर। माननीय सांसद ने इस प्रश्न और प्रश्न का उत्तर संपूर्णता में नहीं पढ़ा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हमने कहा है कि माता सीता को जानकी, वैदेही और मैथिली नामों से स्मरण किया गया है, उनकी जन्मस्थली के बारे में, आस्थाओं के विषय में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप उसे पूरा पढ़ें। मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद प्लीज साइलेंस। मैं चाहूंगा कि सांसद को साइलेंस प्लीज को पूरा पढ़ें। प्लीज लिसन टू द आंसर। उसमें पहला सवाल यह है कि क्या, पहले आप जवाब सुन लें। प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस। पहला सवाल यह है, साइलेंस प्लीज
Let the Honorable Minister answer. Please sit down. उसमें पहला सवाल यह है कि क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने अभी तक कोई खुदाई या एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन वहां किया है? जवाब है नहीं। उसके आगे का जवाब है कि जब एक्सप्लोरेशन नहीं किया तो वहां पर कुछ भी प्रमाण या ना प्रमाण होना, लेकिन हमने ये कहा है जवाब में, मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मिथिला रीजन में जानकी वैदेही और मैथिली के नाम से, जिसका कि वाल्मीकि रामायण में 2nd सेंचुरी BC में भी जिसका उदाहरण है, इसलिए माता सीता के जन्म स्थली के बारे में जो माननीय सांसद जिन्होंने प्रश्न पूछा है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। और भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां अभी कोई खुदाई का कार्य नहीं किया है, यह मैंने जवाब दिया है। थैंक यू। नहीं नहीं, आप बैठ जाइए। देयर आर नो सप्लीमेंट्रीज टू सप्लीमेंट्रीज। आई हैव टू टेक अदर। प्लीज सिट डाउन। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर। प्लीज सिट डाउन। आई हैव टू टेक अदर क्वेश्चनर्स ऑल्सो। प्लीज। नहीं नहीं, बैठ जाइए। नहीं नहीं, इफ देयर इज अ आप। थैंक यू। श्री अनिल कुमार साहनी, क्विकली प्लीज। सभापति महोदय, आस्था से जुड़ा हुआ संबंध जो प्रभात झा जी उठाए हैं, हमारे मुजफ्फरपुर जिला, पहले सीतामढ़ी एक ही जिला में था, मुजफ्फरपुर में ही, और मिथिला के बारे में कहें, राम जी, सही है कि राम जी अहिल्या उद्धार करते हुए सीतामढ़ी गए थे, यह भी पूरा आता है। हम लोग जहां कहीं भी सवाल पूछिए। सवाल ही सर कर रहे हैं। क्या? जहां कहीं पर आपने बोल दिया है कि यह ऐतिहासिक नहीं है, हमारा कहने का माने है कि जहां हम जब कोई भी बात बोलते हैं तो पहले सीता का नाम लेते हैं, उसके बाद राम के नाम लेते हैं, और जब हम पहले सीता का नाम और उसके बाद राम का, हाँ, इसका माने है। अरे भाई, आप सवाल पूछे ना। पुरातत्व विभाग जो है, जो सरासर नारी को हर समय से जो है सो अपमान करता है, सीता जी का भी अपमान हुआ है। Where is the question? तो आपको बताना चाहता हूं। बैठ जाइए। नारी का अपमान हुआ है, सीता जी का अपमान हुआ है, जी बैठ जाइए। सीता जी का जब अपमान हुआ, सर मेरा सवाल यही है। आप सवाल पूछिए, नहीं तो बैठ जाइए। नहीं, प्लीज। That's all right. You can be proud of your name. हाँ। सर सुनिए, सर मेरा सवाल है भाई, प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स, भाई आप सवाल पूछे, नहीं तो बैठ जाइए। कि जब सीता जी का अस्तित्व नहीं है तो राम जी का भी अस्तित्व नहीं है, तो राम जी का अस्तित्व बनाने के लिए हम सीतामढ़ी को, और जो बिहार का सीतामढ़ी और मिथिलांचल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, जनकपुर जो हरदम उपेक्षित रहा है, क्या जहां पर कोई विवाद नहीं है, प्रभात झा जी बोले हैं कि वहां पर कोई विवाद नहीं है, जब कोई विवाद नहीं है तो वहां पर सीता जी का, जनक जी का क्यों नहीं आप विकास करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? थैंक यू। माननीय सांसद, थैंक यू। प्लीज लेट द ऑनरेबल मिनिस्टर आंसर। माननीय सांसद ने जो विषय उठाया है, मैंने कहा है कि उसको पूर्णता से उस प्रश्न को देखें और उसका जवाब भी देखें। माता सीता का संस्करण हम जनक की, भाई बैठ जाइए। माता सीता का, आप सुन ले पहले मेरा जवाब, फिर मैं आपका भी सुनूंगा। जी प्लीज सिट डाउन। सुने मेरा जवाब, सुन ले प्लीज सिट डाउन। तो मैं आपका प्लीज माता सीता का संस्मरण हम जनक पुत्री जानकी के रूप में वैदेही क्षेत्र में जन्मी और मैथिली क्षेत्र में जन्मी वैदेही और मैथिली के रूप में करने हैं, और भगवान राम की पत्नी के रूप में भी करते हैं। इस विषय में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और ना ही कहीं हमने अपने किसी भी जवाब में ये कहा है कि इस पर कोई प्रश्न चिन्ह है। प्लीज सिट डाउन। आप प्लीज सिट डाउन। ना ही सीतामढ़ी में उनके जन्म के विषय में कोई भी प्रश्न चिन्ह भारत सरकार या किसी के दिल में। बैठ जाइए, क्या कर रहे हैं आप इसको पूरा प्लीज सिट डाउन। इसमें हमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, और हम सीतामढ़ी के विकास के लिए पूरा प्रयास। प्लीज सिट डाउन। श्री सुब्रमण्यम स्वामी, बैठ जाइए, सुन लीजिए। प्लीज लिसन टू द क्वेश्चन। Please listen to the question. Mr. Chairman, I would like to ask the Minister whether he is aware, as far as historical proof is concerned, the government of Sri Lanka has already excavated the Ashok Vatika
the Sanjeevani mountain and where Ravan's palace is, I'm whether afraid, the government would take this up with the Sri Lanka government. Thank you for further proof. Question are over.